फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी का जो चैप्टर है वर्णमाला। इसके जितने भी केवीएस, एनवीएस और DSSB में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको हम एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आगे आने वाले केवीएस के एग्ज़ाम में, जो अब टायर 2 आएगा उसमें, और DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो छा किन से बना है? का और शा से बना है ना, का और ये वाला शा। तो देख लेते हैं। अच्छा, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। जो छा वर्ण है वो का और शा से बना हुआ है, इससे, जो कि एक भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर ये वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, ढा किस वर्ण किस वर्ग का है? तो चा, ये देखिए, टा ठा डा डा, तो ये टा वर्ग में आता है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है ना, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक करके सारे ही सब्जेक्ट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो केवीएस और DSSB के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे ही आ जाएंगे। एक एक करके वीडियोज़ आ जाएंगी सारे चैप्टर्स की, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो जा और यहाँ के संयोग से बना है ज्ञा वर्ण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, पा किस तरह की ध्वनि है? तो अब पा का आपको बताना है, तो इस किस तरीके की ध्वनि है? पा किस वर्ग में आता है? आप जानते हैं, पा फा बा भा मा, ये सारे ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो जिनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सबको पता होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माँ किस प्रकार का वर्ण है? तो माँ किस प्रकार का है, किस वर्ग में आता है माँ? तो आप लोग जानते हैं माँ किस में आता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें ऐसे पा फा बा भा माँ, तो जो भी पा वर्ग था उसी में माँ भी आता है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में जो व्यंजन है उन सभी को 9 वर्गों में रखा गया है। देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, 9 के 9 वर्ग आपको दिखाए जाएंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये सारे के सारे हमारे 8 वर्ग हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके क्या कहते हैं? जिसके खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है छा, जो का और शा से बना हुआ है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पा फा वही ओष्ठ हो जाएगा। ये सारे उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो जो पंचम वर्ण होता है ना, वो होते हैं अनुनासिक व्यंजन सारे। तो अनुनासिक हो जाएगा वर्ग का पंचमाक्षर। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ, तालु के बाद मूर्धन्य ध्वनियाँ आती हैं। तो ये जो टा ठा डा ढा ये होती हैं, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी वर्ण में घा वर्ण विभाग में आता है। तो किस विभाग में आता है? घा। तो आप लोग जानते हैं व्यंजन में होता है घा, का खा गा घा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं? तो 2 तरीके के होते हैं, एक अल्पप्राण, एक महाप्राण। तो महाप्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले वो महाप्राण होते हैं, और जहाँ कम श्वास निकले वो अल्पप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? तो अल्प प्राण कौन सा है होता है? जिसमें मुंह से कम श्वास निकले। तो आप बोल के भी देख सकते हो, तो इसमें जो हो जाएगा वो ढा जो है वो अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? जो कोई भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण है, तो दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण होते हैं, और साथ में शा 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 हा भी होता है महाप्राण। तो महाप्राण में से कौन सा है? तो वो है ठा, टा ठा, तो ये दूसरे नंबर पे आता है ना, इसलिए महाप्राण, इसलिए महाप्राण हो गया। ठीक,
अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण भी मैंने आपको बताया जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। अगला है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो दो तरह से ये भी होते हैं, सघोष और अघोष। तो अघोष कौन सा है? वो हो जाएगा इसमें से चा। तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो सघोष होता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो आप देख लीजिए अघोष पहला दूसरा कौन सा है, तो टा जो है वो अघोष हो जाएगा। अगला है कौन सा घोष है? घोष का मतलब सघोष ही होता है, तो जो डा है आप जानते हैं पंचमाक्षर है, तो ये हो जाएगा घोष। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष चा छा ये दूसरा व्यंजन है, तो बस अघोष हो गया। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 52। अगला देख लेते हैं, हिंदी की देवनागरी में कितने स्वर हैं? स्वर कितने हैं? सबको पता है 11 स्वर हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 आपके स्वर हो जाते हैं। देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो अनुस्वार एक ही होता है ना, एक अनुस्वार है। देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग भी एक ही होता है। चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर से वर्णमाला से जितने भी KVS, NVS और DSSB में अब तक क्वेश्चन आए हैं वो सब यही हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे आगे के एग्जाम से वो भी इन्हीं में से आएंगे। पैटर्न यही रहेगा, बस ऐसा हो जाता है कि अगर सघोष में मान लीजिए अभी टा पूछा है, छा पूछा है, तो अगली बार कोई दूसरा वर्ण पूछ लेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वो सेम ही रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर इसी तरह आप लोग और भी आगे मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं और भी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।